हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का, जिसका नाम है विटामिन एवं पोषण। तो विटामिन एवं पोषण से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अपना स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे टीचर का, या फिर तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है विटामिन एवं पोषण से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग इस सेशन में थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, विटामिन एवं पोषण से जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे, दोनों करेंगे एक ही सेशन में। पहले हम लोग थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, और सारे के सारे जो एमसीक्यू होंगे वो सारे एमसीक्यू किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट करवाया जाएगा। तो विटामिन एवं पोषण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें पूछी जाती है, उसको हम लोग वन बाय वन क्लियर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं बेहतरीन तरीके से। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो टॉपिक है विटामिन एवं पोषण, ठीक है, विटामिन एवं न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन, ये 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। अगर आपसे पूछे कि जो है प्रमुख पोषक पदार्थ कौन से हैं, ठीक है, प्रमुख पोषक पदार्थ कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो 7 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन, ये सातों जो है ये प्रमुख पोषक पदार्थ है, जो कि एक ह्यूमन के लिए सर्वाइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, पोषक पदार्थ जो होते हैं ये प्रमुख पोषक पदार्थ 7 तरह के हैं। ठीक है, मानव सहित सभी जंतुओं सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं, और मनुष्य हो या फिर जो जानवर है, ये सारे लोग जो है ये सारे पोषक पदार्थ प्रायः अपने भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। याद रखिएगा, इनमें से जो है 7 जो पोषक पदार्थ है, उनमें से जल और खनिज लवण जो है, ठीक है, याद रखिएगा, जल एवं खनिज लवण, ठीक है, जल एवं जो है जल एवं खनिज लवण जो है ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। बाकी सारे क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब कि इसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो जल, खनिज लवण, ये सारे क्या है, ये सारे जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब कि इसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं होती, कार्बन कॉन्टेनिंग नहीं होती, इसीलिए जो है इसे अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथ में जो बचे जो शेष है वो क्या है, वो कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उसका मतलब है कि उसमें जो है कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन कंटेनिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाए उसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाए उसे क्या कहा जाता है, अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। याद रखिएगा। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स जो होते हैं, वसा जो होता है, ये प्रमुख रूप से ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं। इससे क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं ये प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। तीसरा है प्रोटीन, शरीर का निर्माण करता पदार्थ है। प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन जो होता है क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, जो मसल बिल्डिंग होता है, जो मसल का निर्माण होता है, वो प्रोटीन की ही मदद से कर होता है। इसीलिए देखते होंगे जो जिम लवर होते हैं, जो जिम करते हैं, ठीक है, तो अपना मसल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे जो है मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करता कहा जाता है, निर्माण करने वाला पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपचारिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। विटामिन्स हो गया, जल एवं खनिज लवण जो होते हैं उपचारिक क्रियाओं का नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक
पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में जिसका केमिकल फार्मूला क्या आता है CH2O। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो यौगिक होते हैं उसका रेशियो क्या होता है 1:1 रेशियो होता है। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है उसका क्या होता है 1:1 रेशियो होता है। जैसा कि आप इस केमिकल फार्मूला में देख सकते होंगे, कार्बन का कितना मॉलिक्यूल्स है 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक है उसमें इसकी कितनी मात्रा होती है, कितना रेशियो होता है 1:1 का रेशियो होता है। नेक्स्ट है 1911-12 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम कैसिमिर फंक था। उन्हीं ने जो है विटामिनों का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, विटामिन का जो कॉन्सेप्ट लाने वाले जो करता थे, जिन्होंने पहले विटामिनों की खोज की, वो कौन थे? कैसिमिर फंक थे, जो कि एक पोलैंड के वैज्ञानिक थे। और कब किए थे? 1911 से 12 के ईस्वी के दौरान। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और विटामिन शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? कैसिमिर फंक थे, जो कि पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे। अब तक 20 प्रकार के विटामिनों का ज्ञात हो चुका है। अब तक जो है 20 प्रकार के विटामिन का जो है पता लगाया जा चुका है, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। विटामिन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। विटामिन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है जल में घुलने वाला और दूसरा होता है फैट में घुलने वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं, आप लोगों ने देखा कि 20 प्रकार के जो है विटामिन अभी तक पता लगाया जा चुका है। 20 विटामिनों के बारे में हमें ज्ञात है, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। जिनकी कितनी है? 2 कैटेगरीज होती है। ठीक है, किसकी? जिसकी क्या होती है? 2 कैटेगरीज होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को कि जो विटामिन्स होती है ये 2 तरह का विटामिन्स होता है। एक हो गया जल में घुलने वाला, ठीक है, एक क्या होता है वाटर सॉल्यूबल, और दूसरा है फैट सॉल्यूबल, यानी वसा में घुलने वाला विटामिन्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन्स के कितने कैटेगराइज में बांटा गया है, तो 2 तरह का होता है। एक वाटर सॉल्यूबल जो कि पानी में घुलने वाला विटामिन्स होता है, और दूसरा वसा में घुलने वाला जिसे फैट सॉल्यूबल कहा जाता है। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो है बी एवं सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स है। और अगर वहीं हम बात करें वसा सॉल्यूबल यानी फैट में घुलने वाले विटामिन्स, तो वसा में घुलने वाले विटामिन्स जो है ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि विटामिन जो होता है 2 कैटेगराइज में बांटा जाता है। 2 तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल जो कि वाटर में घुलता है, दूसरा फैट सॉल्यूबल। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? बी एवं सी। और फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन्स को जो है सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज क्या है? ये जो है नेचुरल शुगर है, या एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज जो है एक नेचुरल शुगर है, और यह एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज जो होता है मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो होता है मिल्क में पाया जाता है, और इसकी हल्की मिठास का कारण होता है। दूध देखते होंगे, दूध जो होता है हल्का मीठापन होता है। दूध जो होता है उसमें हल्का मिठास होता है, तो किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। और लैक्टोज क्या है? लैक्टोज जो है ये नेचुरल शुगर है। क्या है? प्राकृतिक शक्कर है, नेचुरल शुगर है, जो कि मिल्क में पाया जाता है, और इसी की वजह से जो है दूध में हल्का मिठासपन होता है।
यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछे कि जो लैक्टोज होता है, ठीक है, लैक्टोज जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। याद रखिएगा, लैक्टोज जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख विटामिन स्रोत और उनके कमी से होने वाले रोग। ठीक है, कौन कौन से जो है प्रमुख विटामिन है और उसके डिफिशियंसी से, उसके कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देख सकते हैं 3 टेबल बनाया गया है, एक तरफ विटामिन दिया गया है, दूसरी टेबल में जो है उस विटामिन से के कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और तीसरा जो है सोर्स दिया गया कि उस विटामिन जो है किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है। तो पहला है विटामिन ए, ठीक है, पहला कौन सा है, पहला है विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विटामिन ए को जो है रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके कमी से कौन से रोग होते हैं, रतौंधी होता है, जीरोप्लेथीमिया होता है, संक्रमण होता है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। ये जो है तमाम तरीके जो है बीमारियां हैं जो कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न हो सकती है। अगर हम सोर्स की बात करें कि विटामिन ए जो है हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, तो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। तो ये तमाम तरीके के जो पदार्थ हैं, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, इन सारी चीज़ों से क्या हमें प्राप्त होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। ये जो पदार्थ हैं विटामिन ए रिच पदार्थ हैं। ठीक है, विटामिन ए रिच पदार्थ है, इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी 1, जिसे थायमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी 1 को ही जो है थायमीन कहा जाता है, और इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है और वृद्धि रुक जाता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर जो है, जिस बच्चे के अंदर में विटामिन बी 1 की कमी होगी, यानी थायमीन की कमी होगी, उसे बेरी नामक बीमारी होगी और उसका जो ग्रोथ होगा वो स्लो होगा, यानी रुक सा जाएगा। अगर सोर्स की बात करें, सोर्स कौन कौन सा है, अनाज हो गया, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। सोयाबीन से, दूध से, फलियां से, ये इन सारे तमाम खाद्य पदार्थों से जो है हमें विटामिन बी 1 प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है विटामिन बी 2, ठीक है, विटामिन बी 2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी का जो है केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, क्लोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोसिस होता है। और ये सोर्स कौन कौन से कहाँ से मिलते हैं, पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये सारे जो पदार्थ हैं इनसे जो है आपको विटामिन बी 2 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी 3, जिससे क्या होता है, चर्मग्राह हो जाता है। और इसका जो सोर्स है मांस, मछली, अंडे, दूध और फलियां से प्राप्त होता है। अगर वहीं बात करें विटामिन बी 5 की, विटामिन बी 5, तो इसकी कमी से जो है चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना। तो जो बाल का सफ़ेद होना हो गया, चर्म रोग जो होता है, तो वो विटामिन बी 5 के कमी के कारण होता है, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी 5 जो है जिसको पेंटोथेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल कहा, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। इसके कमी की वजह से चर्म रोग और बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स कौन सा है, अंडा, दूध, मांस और मूंगफली। इन सारे पदार्थों से जो है हमें विटामिन बी 5 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन 6, ठीक है, विटामिन बी 6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी 6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसके कमी से चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, जो मसल्स होते हैं उसमें दर्द होगा, ऐंठन होगा इसके कमी से। और ये किन किन चीज़ों से मिलता है, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, ये सारी चीज़ों से जो है हमें विटामिन बी 6 प्राप्त होता है। दूसरा है नेक्स्ट विटामिन है बी 7, जो कि बायोटीन कहलाता है। विटामिन बी 7 को क्या कहा जाता है, बायोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोटीन कहा जाता है।
और बायोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? आपको चर्म रोग हो सकता है, स्किन संबंधित बीमारी, बालों का झड़ना, ठीक है। जिसको बालों का झड़ने की जो समस्या होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसके बॉडी में जो है बायोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन B7 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा भोजन खाएं जिससे हमें B7 यानी बायोटीन की मात्रा प्राप्त हो? तो मांस हो गया, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल, ये तमाम तरह के जो पदार्थ होते हैं, इन सारे पदार्थों से हमें विटामिन B7 यानी बायोटीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है B9, जिसे फॉलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है B9, जिसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। और ये जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड की जो मात्रा होती है, ये जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो कौन कौन सी बीमारी होगी? रक्तहीनता हो जाएगा, कुंठित वृद्धि होगी। और इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती है सोर्स? हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, ये सारी चीज़ें जो है आपको विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड देने का काम करेगा, अगर आप इन सारी चीज़ों को खाते हैं तो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विटामिन B12। नेक्स्ट क्या है? विटामिन B12, जिसका नाम है साइनोकोबालेमिन। इसमें क्या होता है? घातक रक्त क्षीणता होता है, जिसे अनीमिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अनीमिया कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाएगी अगर विटामिन B12 जो है कमी होगी शरीर में, तो तंत्रिका तंत्र की जो होगी क्या हो जाएगी? उसमें गड़बड़ी हो जाएगा। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स कौन कौन से हैं? सोर्स जो है मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत्र के जीवाणु। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी भी जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाएगा। इसके कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी किन किन चीज़ों से मिलता है? जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उससे ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। जैसे आंवला, नींबू, उसके बाद टमाटर, सब्जियां, इन सारी चीज़ों से जो है हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो आंवला जो होता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी रिच सोर्स होता है। आंवला में जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन डी की अगर कमी हो गई बॉडी में, शरीर में, तो सूखा रोग हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेटस हो जाता है। और विटामिन डी का सोर्स कौन कौन सा है? मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। सूर्य का जो प्रकाश होता है, सनलाइट जो है, ये भी जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है। सनलाइट जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है, जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से जो है जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई तो जनन की जो क्षमता होती है, प्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगा। जो आपका जननांग है और उसकी जो पेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। इसका सोर्स कौन कौन सा है? तो सेल हो गया, गेहूँ हो गया, अंडे की जो जर्दी होती है, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ों से जो है हमें विटामिन ई प्राप्त अधिक होता है। अगर विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? चोट पर रक्त का थक्का ना जमना। अगर हमारे बॉडी में जो है विटामिन के की कमी हो गई, विटामिन के की अगर हमारे बॉडी में, शरीर में कमी हो गई तो चोट पर रक्त का जो थक्का जमता है वो नहीं जमेगा। और जब चोट लगता है और जिस जगह पे थक्का नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, है ना। तो विटामिन के का भी होना हमारे बॉडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये चोट पर रक्त का थक्का ना ना जो है जगना स्टार्ट हो जाता है।
इसके सोर्स कौन कौन से हैं? इसके जो सोर्स है हरी सब्जियां हैं, अंडा है, सोयाबीन है और आंत की बैक्टीरिया, तीन सारी चीज़ें से जो है हमें विटामिन के प्राप्त होता है। तो ये तमाम तरह के जो विटामिन थे और उसके डिफिशियंसी से, उसके कमी से होने वाले रोग थे और उसके सोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, कौन से सोर्स होते हैं और उनके कमी से होने वाले बीमारियां क्या क्या होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है। इस सेशन में हम लोग 3+ MCQ दोनों करेंगे, ठीक है। 3+ MCQ भी जो है काफ़ी बेहतरीन MCQ को कलेक्ट किया गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कैसीन क्या है? एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कैसीन क्या है? एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि कैसीन जो है किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग होता है। मिल्क जो सफ़ेद होता है, दूध का जो रंग जो होता है सफ़ेद होता है, वो किसके वजह से होता है? तो कैसीन के वजह से होता है। और कैसीन क्या है? एक फास्फोप्रोटीन है। तो याद रखिएगा कैसीन के वजह से ही जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है और कैसीन जो है दूध में पाए जाने वाला एक फास्फोप्रोटीन है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और देखते होंगे जो काव का मिल्क होता है, गाय का जो मिल्क होता है, उसका कलर जो है हल्का पीलापन होता है। हल्का क्या होता है? पीला कलर का होता है। तो पीला कलर क्यों होता है दूध का रंग? वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बीटा केराटिन के वजह से होता है। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है इस बार भी जो है रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर टीचर का एग्ज़ाम हो, सहायक आचार्य का हो, तो किसी में भी पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ें याद रखना, कैसीन जो कि एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है और इसी के वजह से जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूसरा है बीटा कैरोटीन की वजह से ही जो है दूध का रंग हल्का पीला होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? रेनिन होता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला जो एंजाइम होता है रेनिन होता है। कौन सा होता है? रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन होता है। जो दूध की घुलनशीलता प्रोटीन कैसीन को अर्धठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराक्सिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। तो रेनिन का मात्रा जो होता है बच्चों में अधिक होता है। जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, जो नवजात शिशु होता है उसमें रेनिन की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए देखते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं 3-4 महीने के, वो क्या होता है दूध पीते ही जब वो उल्टी करता है, बोकता है, तो देखते होंगे तुरंत दही का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? दही का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो होता है रेनिन की मात्रा अधिक होती है और दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है रेनिन, और बच्चों में अधिक होता है, इसीलिए जो है दूध जो पीता है उसमें जो है दही का रूप तुरंत ले लेता है। और यही जो है रेनिन एडल्ट में कम होता है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि रेनिन जो होता है किस में अधिक पाया जाता है, तो बच्चों में। और इसका काम क्या है? और इसका काम जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। और रेनिन का काम क्या है कि कैसीन को जो है अर्धठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराक्सिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रेनिन का जो काम क्या है, जो रेनिन है इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है कैसीन को, किसको? कैसीन को जो है, कैसीन को अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड और कम घुलने वाला कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है, दूध पैराकेसिनेट में बदल देता है, जो कि दूध को दही के रूप में जमा देता है। जो कि क्या करता है? दूध को जो है दही के रूप में जमा देता है। तो याद रखिएगा रेनिन का काम क्या है? दूध को दही में बदलना। रेनिन का काम क्या है? दूध को दही में बदलना, जो कि जो है बच्चों में अधिक पाया जाता है रेनिन। इसीलिए दूध पीते ही बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं? उसमें दही में बदल जाता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
कि बच्चों में जो होता है रेनिन अधिक होता है और एडल्ट में कम होता है। दूध बैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। दूध जो होता है, दूध खराब हो जाता है या खट्टापन आ जाता है तो किसके वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। तो याद रखिएगा, दूध का खराब होना या खट्टापन आना वो किसके कारण होता है? दूध में खट्टापन या खराब होना और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये मिल्क को जो है, ये मिल्क शुगर को क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। मिल्क जो शुगर होता है उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है दूध में मिलने वाला जो नेचुरल शुगर होता है जिसे लैक्टोज कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका काम क्या है? ये एक तरह का जो है प्रमुख जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है, पचाने वाले नली में पाया जाता है। और इसका काम है कि लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देना, और जिसके कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। दूध से दही बनना, छाछ बनना, पनीर बनना, इन सारे जो है काम किसके वजह से होता है? यही जीवाणु के वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। इसका काम क्या है कि मिल्क शुगर को, जो कि लैक्टोज कहलाता है, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देना। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन एवं जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणु से मिलकर होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें था। अब है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एकलक मोनोमर्स होते हैं। प्राकृतिक में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेचर में जो है लगभग 500 प्रकार के क्या होते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 500 प्रकार के जो है अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जीव दर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त होते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बने होते हैं। ये अनिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए अनिवार्य एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। एक है अल्फा कैरोटीन। क्या है? अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, अल्फा कैरोटीन जो होता है, अल्फा कैरोटीन ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। और किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सींग में, बाल में, नाखून में और खुर में और त्वचा में। इन सारी चीज़ों में जो है आपको अल्फा कैरोटीन पाया जाता है जो कि क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है मंड या स्टार्च। मंड जिसे स्टार्च भी कहा जाता है तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। मंड और स्टार्च जो होता है, मंड जिसे स्टार्च कहा जाता है और सेल्यूलोज, ये दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक पॉलीमर है। तो मंड जो होता है जिसे स्टार्च कहा जाता है और सेल्यूलोज, ये दोनों जो है ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। मंड हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये किससे बनते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है। याद रखिएगा, स्टार्च जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्च जो है आयोडीन के घोल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? नीला काला रंग देता है। नीला काला रंग देता है। जबकि सेल्यूलोज
इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। ग्लूकोज अणु से जो है स्टार्च जो होता है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि जो है सेल्यूलोज आयोडीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। जो पादप के जो बीज होते हैं और फलियां होते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, तो किस फॉर्म में होता है? एमाइलेज या तो फिर अमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पादपों के जो बीज होते हैं और फलियां होते हैं उसमें भी स्टार्च पाया जाता है, जो कि अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। मानव शरीर की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो वसीय अम्लों की जो फैटी एसिड होते हैं उसका संश्लेषण नहीं कर सकती है, यानी बना नहीं सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल हैं। तो याद रखिएगा ये दो अम्ल जो है, दो अम्ल कौन कौन से हैं? लिनोलेइक एसिड और दूसरा जो है अल्फा लिनोलेनिक। ये दो जो फैटी एसिड है, ये दोनों फैटी एसिड क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड है। मानव शरीर के लिए क्या है? ये इसेंशियल है, ज़रूरतमंद है। तो याद रखिएगा ये दो फैटी एसिड जो है जिसका नाम है लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, ये दोनों जो है इंसान के लिए इसेंशियल फैटी एसिड है। नेक्स्ट है तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। तो तिलहनी फसल जो होते हैं उसमें अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अधिक पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है। क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड है। कौन? अल्फा लिनोलेनिक। याद रखिएगा अल्फा लिनोलेनिक जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये मछली का तेल जो होता है उसमें भी पाया जाता है। मछली का जो तेल होता है, ऑयली फ्रूट जो होते हैं, मछली का तेल, उसमें भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मानव के लिए। और इसका काम क्या है? रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव, जो फैट होता है, जो रक्त नलिकाएं होती है उसमें जो चर्बी का जमाव होता है, फैट का जो जमा होता है, उसको रोकने में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है काफ़ी सक्षम होता है। नेक्स्ट है ट्रांस वसा, जिसे ट्रांस फैट कहा जाता है। क्या है? नेक्स्ट है ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। दूसरा जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ट्रांस वसा जो होता है, ट्रांस फैट जो होता है, वो जो है एलडीएल को बढ़ाता है और एचडीएल को क्या करता है? कम कर देता है। तो याद रखिएगा ट्रांस वसा जो होता है, ट्रांस फैट जो होता है, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जो है बढ़ा देता है। और एलडीएल क्या है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। और एचडीएल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ट्रांस वसा जो होता है एलडीएल की मात्रा को बढ़ा देता है और एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को घटा देता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी तो हार्ट संबंधी क्या होगा? आपको बीमारी होगा, हार्ट डिसीज जो होगा
इसी से संबंधित आपको बीमारी हो सकता है अगर एलडीएल की मात्रा अधिक आपके ब्लड में होगी तो। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों में ही ट्रांस वसा होते हैं। जो पशु से उत्पन्न जो फैट होता है, ठीक है, जो जानवर का जो चर्बी होता है, फैट होता है, और उससे जो तेल बनता है, इन सारी चीज़ों में जो होता है आपका ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने में काफ़ी सक्षम होता है। अब नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट क्या है? ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। ट्राइग्लिसराइड जो है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड भी क्या है? एक प्रकार का जो है फैट है। क्या है? एक तरह का वसा है, और यह हमारे शरीर भोजन से प्राप्त उपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है, और ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है कहाँ पे संचित होता है, कहाँ पे जमा होता है? जो फैट सेल्स होते हैं वहीं पे जो होता है संचित होता है, जमा होता है। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं फटाफट। थ्योरी तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इससे संबंधित जो भी थ्योरी था। अब चलिए हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देख सकते हैं, RAS RTS प्री 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इनमें से कौन सा जो है ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जो है प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, और ऑप्शन डी मिठाई। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी पनीर। पनीर किससे बनता है? मिल्क से बनता है, और मिल्क में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और हमारे ऊतक को, टिश्यू को ग्रोथ करने के लिए जो है, टिश्यू को बढ़ाने के लिए, उसके मसल्स को बढ़ाने के लिए कौन सा जरूरी होता है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो प्रोटीन जो है किससे मिलता है? मिल्क से बनता है, मिल्क में अधिक मिलता है। और मिल्क जो होता है, पनीर जो होता है मिल्क से ही बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पनीर। ठीक है, इसीलिए जो देखते हैं जिम जो करता है ना, जिम जो होते हैं, जिम करने वाले लोग, उसको प्रोटीन के इंटेक अधिक लेना पड़ता है। क्योंकि वो जब जिम करते हैं, हैवी लोड उठाते हैं, तो उसके जो टिश्यूज होते हैं वो टूटते हैं, और टूटते हैं तो उसको रिपेयर होने के लिए, रीबिल्ड होने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसीलिए जो है जिम जो करते हैं वो मिल्क अधिक खाते हैं, पनीर अधिक खाते हैं, एग खाते हैं। मतलब जो प्रोटीन रिच सोर्स है उसको अधिक लिया जाता है, क्योंकि ये जो है आपको ऊतकों की वृद्धि के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। तो फाइनली ऑप्शन सी पनीर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा है, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन सा जो है कथन सही है? तो दोनों के दोनों क्या है कथन सही है। प्रोबायोटिक खाद्य जो है सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए फायदेमंद होते हैं, लाभकारी माने जाते हैं। दूसरा था, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुचरण में सहायता देता है। तो दोनों क्या है? दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और ये जो है IAS प्री 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जो है उसमें क्या होता है? पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल,
ऑप्शन सी पोषक और विषाक्त प्रभाव, ऑप्शन डी पोषक और औषधि प्रभाव। तो ऑप्शन डी जो होगा पोषक और औषधि प्रभाव होता है। न्यूट्रास्किलस उत्पाद जो होता है उसमें जो है पोषक और औषधि प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? तो बताए थे कि फंक जो है 1911-12 में जो है विटामिन का कॉन्सेप्ट लाया था। विटामिन का जो अवधारणा है उसको जो है विटामिन का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम इस्तेमाल करने वाले फंक ही थे। तो इसका सही आंसर होगा फंक। 1911-12 ईस्वी में पॉलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक जो है पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने ही इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। तो इसका आंसर विटामिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है गलत मिलान दिया गया है? विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, ऑप्शन डी विटामिन डी पॉल मूलर। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी विटामिन डी जो है पॉल मूलर के द्वारा खोजा नहीं गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा विटामिन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स जो होते हैं क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को जो है थ्योरी में बताए थे कि विटामिन को जो है सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन को जो है सहायक आहार कारक माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों को जो है कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से प्रमुख मात्रा में आवश्यकता होती है वे कौन कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। जी नहीं। पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम और कैल्शियम नहीं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सही इसका आंसर होगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सारे तत्व जो होते हैं एक जीवधारी को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? तो वसा में होती है। फैट में जो होता है वसा, उसमें जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। तो याद रखिएगा वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सेब जो है एप्पल जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रूट है हृदय के रोगियों के लिए, जो हार्ट संबंधी बीमारी से परेशान है
हार्ट डिसीज जिसको है उसके लिए एप्पल जो है काफ़ी अच्छा फ्रूट कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी पोटेशियम और फास्फोरस के, ऑप्शन डी केवल पोटेशियम के। तो इसका डी आंसर सही होगा, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। एप्पल जो होता है इसमें पोटेशियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, जो कि अच्छा माना जाता है हार्ट के लिए। और एप्पल क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एप्पल जो होता है ये क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। एप्पल के यूज करने से जो होता है क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? घटती है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाला वसा से सुरक्षित प्रदान करता है। तो एप्पल क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है। और ये क्या करता है? रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जो रक्त वाहिकाएँ होती है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उस नली में अगर किसी तरह का वसा पाया जाता है, फैट है, तो उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, कम करेगा। इसीलिए जो है एप्पल हार्ट डिसीज वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फ्रूट माना जाता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है। सेब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम का काम क्या है? हृदय की धड़कन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पोटेशियम जो है, जो कि सेब में पाए जाने वाला जो है सबसे अधिक खनिज तत्व है, और इसका काम है कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना और हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बना के रखता है। सेब का एक और फ़ायदा क्या है सेब खाने का? कि जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कि कौन सा जो है विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित सही नहीं है? कैल्सीफेरॉल जी, कैल्सीफेरॉल की कमी से जो है अस्थिर रुग्णता होता है। नियासिन की कमी से पेलगरा जिसे चर्मगाह कहा जाता है। कोबालामीन की कमी से जो है संघातित रक्ताल्पता होता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी होता है। जी नहीं, राइबोफ्लोक्विन कमी से जो है बेरी नामक बीमारी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। ये जो है गलत दिया गया है, ये जो है मिलान गलत दिया गया है, ठीक है। बेरी रोग किसके होता है? थायमिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। थ्योरी में बताए थे बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है उसकी कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो क्लोसिस होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो क्लोसिस डिसीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किया हुआ अगर चावल का आप इस्तेमाल करेंगे तो उनमें से कौन सा रोग हो सकता है? बेरी घेंगा, रतौंधी, वर्णधनता। तो बेरी अगर आप जो है चावल पॉलिश किया हुआ चावल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है बेरी नामक बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होती है। याद रखिएगा, जो सफ़ेद अनाज होता है जैसे पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश किया हुआ गेहूं का जो आटा होता है उसमें थायमिन की जो कमी होती है, थायमिन जो होता है उसमें यानी B1 जो होता है विटामिन, उसकी कमी होती है, अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमिन की कमी के कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन
जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, उसी के कमी के कारण होता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं दिया गया है? एक तरफ विटामिन दिया गया है और दूसरा तरफ उसका सोर्स दिया गया है, और बताना है कि कौन सा जो है सही मिलान नहीं है। विटामिन बी सिक्स का सोर्स कौन कौन सा? धान की चोकर, जिसे राइस ब्रेन कहा जाता है। जी बिल्कुल, धान की चोकर जो होती है उसमें विटामिन B6 अधिक पाई जाती है। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो कॉड यकृत तेल, जो लीवर ऑयली होता है, ठीक है, कॉड का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन B2 अधिक पाई जाती है। जी बिल्कुल, सॉरी, इसमें विटामिन B2 अधिक नहीं पाई जाती है। विटामिन B2 जो होती है कॉड यकृत तेल से में नहीं पाई जाती, ये सोर्स नहीं है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो गेहूं अंकुर तेल, विटामिन ई जो होता है इसका अच्छा सोर्स कौन सा है? गेहूं अंकुर तेल। विटामिन के की बात करें तो अल्फाल्फा। तो इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही मिलान नहीं है। तो फाइनली बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। इनमें से जो है किसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो बताए विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, साइट्रस फ्रूट जो होता है उसमें अधिक विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया और आंवला हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो पूछ रहा कि कौन सा सब्जी में जो है सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो मिर्ची में पाया जाता है। जो मिर्च होती है, जो हरी मिर्च होती है, उसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वो कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी अभी बताया कि साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, और साइट्रस फ्रूट जो होता है विटामिन सी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, उसके पावर को बढ़ाता है, और जो है स्किन के जो प्रॉब्लम होता है उसको भी क्या करता है? कम करता है। स्किन को जो है अच्छा रखता है, और ये हमें जो है स्किन संबंधी जो बीमारी होती है उससे भी बचाने का काम करता है। तो विटामिन सी जो होता है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और विटामिन सी क्या होता है? ये विटामिन सी जो होता है ये सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे साइट्रस फ्रूट, जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से अस्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो कौन कौन सा रोग होगा? अस्कर्वी डिसीज यानी हो जाएगा, अस्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कच्चे एवं ताज़े फल। कच्चे एवं ताज़े जो फल होते हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दूध में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के पाया जाता है। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। दाल जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। घी में वसा की प्रचुरता अधिक होती है। जी बिल्कुल, घी जो होता है उसमें फैटी एसिड ज़्यादा होता है, फैटी जो होते हैं अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे साइट्रस फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आम, आंवला
दूध। तो आंवला, आंवला में जो है एक्सेस विटामिन सी पाया जाता है। अगर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी अगर पूछे तो कौन सा होगा, वो होगा आंवला। आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो ऑप्शन डी आंवला। क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो विटामिन सी का जो अच्छा सोर्स कौन सा है? तो आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा। जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उसी में जो है विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा संतरा। संतरा में जो है अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कार्बिक अम्ल है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको विटामिन सी ना देखने को मिल सकता है, उसके जगह पे जो है एस्कार्बिक अम्ल मिलने को देख सकता है कि एस्कार्बिक अम्ल जो होता है किसमें किसमें पाया जाता है? तो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो विटामिन सी भी याद रखिएगा। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो एस्कार्बिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट है 24, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा किसमें होता है? संतरा में होता है। किसमें होता है? संतरा में होता है। नेक्स्ट है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके एब्जॉर्प्शन में जो है विटामिन सी हेल्प करता है? लोहा के, कैल्शियम के, आयोडीन के। ऑप्शन डी सोडियम के। तो आयरन के। आयरन के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है। तो याद रखिएगा, लोहा के अवशोषण यानी आयरन के अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन जो होता है शरीर में स्टोर नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्यूबल है। जैसा कि बताया कि विटामिन जो होते हैं दो तरह का होते हैं, दो कैटेगरीज में होता है। एक होता है वाटर सॉल्यूबल होता है, और दूसरा जो होता है फैट सॉल्यूबल होता है। तो विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्यूबल होता है। तो वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से ये जो है बॉडी में स्टोर नहीं होता है। बॉडी में क्या होता है? स्टोर नहीं होता है। तो फाइनली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विटामिन सी जल में विलय होता है, घुलता है, या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। विटामिन सी जो होता है घुल जाता है और पेशाब के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, और ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी होती है? निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से जो है खून का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी होती है? तो विटामिन के। विटामिन के इसका सही आंसर होगा। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी होती है, ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट होता है। अगर विटामिन के की मात्रा अगर कम है तो ब्लड क्लोटिंग जो होती है उसकी कैपेबिलिटी जो होगा वो कम हो जाएगा, धीरे बढ़ने की जो बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। अगर विटामिन के की मात्रा अगर कम है, विटामिन के की अगर मात्रा कम है तो खून बनने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगा। तो कहीं पर अगर आपको चोट लगा या फिर कट लग गया तो आपका जो ब्लीडिंग होगा वो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपको खून का थक्का बनना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो खून का थक्का बनने में अधिक टाइम लगेगा तो ब्लड जो होगा काफ़ी ज़्यादा आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा होता है? तो विटामिन के। अभी बताएं, विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाने में
इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है? विटामिन के। नेक्स्ट है 29, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस 2020 में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में भी, और यूपी पीसीएस प्री 1991 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रक्त का जो थक्का बनने की एबिलिटी होती है वो विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के। रुधिर अस्कंदन में जो है विटामिन के ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रति अस्कंदक विषयों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विटामिन के को ही जो है विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो जीवाणुओं के आंत के द्वारा संश्लेषित होता है, यानी प्राप्त होता है, बनता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12 और विटामिन के। ठीक है, विटामिन B12 और विटामिन के जो है ये जीवाणुओं के आंत के द्वारा संश्लेषित होते हैं, बनते हैं। तो ऑप्शन ए और सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए और सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। जी बिल्कुल, विटामिन B12 जो है लीवर में लगभग 3 से 5 वर्षों तक क्या होता है? स्टोर रहता है। B12 विटामिन जो है ये लीवर में 3 से 5 सालों तक स्टोर रहता है। पहला तो असर्शन कथन बिल्कुल सही है। रीजन विटामिन B12 जल में विलय है। जी बिल्कुल, विटामिन B12 भी क्या है? ये जो है जल में विलय है। B12 क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। दोनों क्या है? सही है। अब नीचे दिए गए सही उत्तर को चयन करना है। ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है? जी नहीं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर जो है सही एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। जी बिल्कुल, ए और आर दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण बताया गया है वो कथन ए के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बचे हुए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।